नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में विकास कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए रिलीज किए। प्रदेश के वित्त सचिव अमित नेगी का कहना है कि कोविड-19 में जो विभागों के बजट खर्च हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जा रही थी और उसे अब 100% हटा लिया गया है। यानी अब विभाग अपने खर्च के हिसाब से बजट का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रदेश की सभी सड़कें बेहतर हो, इसके लिए इस बार पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना बजट लोक निर्माण विभाग को दिया गया, जिससे सड़कों की मरम्मत हो सके और नई सड़कों का निर्माण किया जा सके। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार से जो 450 करोड़ रुपए का स्पेशल लोन दिया गया था, उसमें करीब 350 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग में खर्च किए जा रहे हैं। वित्त सचिव का कहना है कि इस साल करीब 600 करोड़ से ज्यादा लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर खर्च हो रहा है, जो लगभग दोगुने बजट के बराबर है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विकासपरक कार्यक्रम है, उन सभी के लगातार फाइनेंशियल सैंक्शन दी जा रही है। और जैसा भी आपको मैंने बताया, इनिशियली हमने बजट्स के भी हमारे रेवेन्यू के बेसिस पे अलग अलग समय पे हमने गवर्नमेंट को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सैंक्शन दिया था। हम लोगों ने कल ऑलमोस्ट 100% सैंक्शन सभी बजट का पूरा कर दिया, नॉर्मल जो बजट था। साथ ही जो सप्लीमेंट्री बजट हुआ उसका भी कल हम लोग डायरेक्शंस पास कर दिए, यानी कि पूरा ही बजट सारे डिपार्टमेंट्स के निवर्तन पर चला गया है। आप अगर किसी भी सेक्टर में उठा के देखेंगे तो सभी जगह जो हमारे बजट है वो लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट बजट से ऊपर जाएंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस साल हमने लास्ट ईयर कंपैरिजन में 300 करोड़ हमने मेंटेनेंस के लिए दिया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्राथमिकता है कि हमारी सारी सड़कें ठीक हो। इसके साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो स्पेशल पैकेज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला था, स्पेशल बोरिंग पैकेज 450 करोड़ का, उसमें भी हमने करीब 350 करोड़ हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस की रोड्स के लिए दिया है। तो इस साल पीडब्ल्यूडी की रोड्स के लिए ऑलमोस्ट 650 करोड़ मेंटेनेंस के लिए गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, जो सामान्यतः की जो नॉर्मल बजट से ऑलमोस्ट दुगना या 2.5 गुना के आसपास है। तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में कई सारी चीज़ों में हमारा आपको दिखना चाहिए कि हमारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी अन्य फाइलों पर भी सैंक्शन दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान के भी हमारी सैंक्शंस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के इक्विवेलेंट के बराबर हो चुके हैं। और इसीलिए हम लोग लगातार जो बजट में सैंक्शन है, हम लोग अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको पूरा सैंक्शन समय दे दें। तो उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भले ही बदहाली के आंसू बहा रहा हो, लेकिन वही बजट का रोना भी लगातार बना रहता है। तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता है और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, लेकिन वहीं 108 में नई गाड़ियां आने के बाद पुरानी गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं, जिनका नीलामी सरकार के द्वारा करवाने का पूरा मसौदा जो है वो तैयार किया गया है। इन गाड़ियों की नीलामी समय रहते कर दी जाती तो शायद सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त हो सकता था, लेकिन गाड़ियां कंडम हो चुकी हैं और सरकार नीलाम करने में यहां पर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। तो माना यह भी जा सकता है कि इस राजस्व से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा है कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बड़े ही बदहाल यहाँ पर हैं। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि जब से 108 की नई गाड़ियां उत्तराखंड में आई हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल कंडम हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। जो पुरानी गाड़ियां हैं बिल्कुल कंडम यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन सरकार इसकी नीलामी नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो इनकी नीलामी सरकार नहीं कर पा रही है? काफी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं जो बिल्कुल कंडम हो चुकी हैं। लेकिन यदि इनकी नीलामी की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का फायदा जरूर होगा। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि बदहाली का रोना लगातार सरकार भी गाती रही है, कि बजट का रोना लगातार गाती रही है कि बजट नहीं है सरकार के पास कि स्वास्थ्य सेवाएं सही हो सकें, या फिर इन गाड़ियों की नीलामी करने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को जरूर राजस्व प्राप्त होगा, जिससे नई गाड़ियां उत्तराखंड में आ सकती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त की जा सकती हैं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। तो उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में इस बार नेत्र कुंभ को लेकर भी शासन स्तर पर चर्चा हो रही है, जिसे लेकर कई बार धर्मनगरी हरिद्वार में बैठकें भी हो चुकी हैं। हालांकि अभी पूरी प्रक्रिया शासन स्तर पर लंबित है। आपको यह भी बताते चले कि देश की सबसे बड़ी सक्षम संस्था नेत्रहीन कुंभ करती है, जिसमें देश भर में नामी डॉक्टर नेत्रहीनों की यहां पर जांच करते हुए दिखते हैं, यानी कि मोतियाबिंद का भी सफल ऑपरेशन करते हैं। और इलाहाबाद में हुए महाकुंभ में 40,000 से भी ज्यादा नेत्रहीनों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसे अब
सक्षम संस्था द्वारा हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। ये भी आपको बताएं कि नेत्र कुंभ सिर्फ महाकुंभ के समय में ही किया जाता है और सक्षम संस्था और उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा निदेशक ललित उप्रेती ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर सरकार अनुमति देती है तो नेत्र कुंभ हरिद्वार में किया जाएगा। ये नेत्र कुंभ का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी नेत्र से रिलेटेड जो अंधता होती है, जो कॉर्निया से रिलेटेड अंधता होती है, उसको समाप्त करने की तरफ जो है अभियान है। और इसमें जो सक्षम है हमारा जो संस्था है, उसके माध्यम से नेत्र कुंभ जो इलाहाबाद में लगाया गया था, जिसमें लगभग 40,000 के करीब ऑपरेशन हुए थे और पूरे देश से उसमें डॉक्टर्स जुड़े थे। तो उसी प्रयास में पिछले नवंबर महीने के 24 और 25 तारीख को हरिद्वार में बैठक हुई थी, लेकिन उस बीच उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। और क्योंकि कोरोना फैला हुआ था, शासन ने इजाजत नहीं दी। नहीं तो इसमें तो ये पूरे देश से लोग आते हैं और जिनका मेन ये होता है कि जो कैटरेक्ट रिलेटेड अंधता होती है, मतलब आंख में जो मोतियाबिंद की वजह से अंधता होती है, वो करीब 60 से 65% वही लोग होते हैं। तो उस अंधता को अगर हम कंट्रोल कर सकें तो काफी लोगों को फायदा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन सरकार शासन उसकी अभी इजाजत देता है नहीं देता है नेत्र कुंभ करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑपरेशन की गाइडलाइन जो है, कोविड की गाइडलाइन पूरी तरह से फॉलो की जाएगी और उसमें काफी मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स लगने की भी जरूरत पड़ेगी। उतनी व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उसके लिए आज शाम को विचार होगा उस पर। तो लक्सर क्षेत्र में गन्ना वाहनों से एक बार फिर लंबा जाम लग गया है। आपको यह भी बताएं कि लक्सर शुगर मिल में गन्ना सप्लाई करने वाले वाहनों से हरिद्वार हाईवे पर भारी जाम लग जाता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां गन्ना वाहनों से जाम लग गया है और किसान जाम लगने के पीछे शुगर मिल की लचर व्यवस्था बता रहे हैं। किसानों से बातचीत की है लक्सर के संवाददाता जसवीर सिंह ने। क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा देख लीजिए। हरिद्वार हाईवे पर एक बार फिर गन्ना किसानों के वाहनों का जाम लग गया है। वजह है कि शुगर मिल द्वारा एक साथ बड़ी तादाद में पर्ची यानी इंडेंट जारी कर दिया गया, जिससे किसान अपने वाहनों में गन्ना लाद करके शुगर बेचने आए हैं, लेकिन यहाँ जाम में फंस गए हैं। अब कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से इस ठंड में वो गुजारा कर रहे हैं, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद, आप कौन से गाँव किसान हैं? खेड़ी के खेड़ी। तो जिस तरह से लाइन लगी 1 किलोमीटर लंबी है, इसकी क्या वजह मान रहे हैं? यही है कि पर्ची ज़्यादा कट रही है फिलहाल, और अंदर व्यवस्था कुछ इतनी बढ़िया नहीं है। व्यवस्था नहीं है। हाँ। और जैसे ठंड है फिलहाल, इसके लिए कोई इंतजाम किया? नहीं, इसका कोई इंतजाम नहीं। कोई इंतजाम नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह, ये एक किसान नहीं है, करीब 500 किसान यहाँ अपने वाहनों पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दुखद बात है वो ये है कि एक तो प्रचंड ठंड चल रही है, ऐसे में शुगर मिल या प्रशासन को कहीं ना कहीं इनके ठंड से बचाव के इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी देखने वाली बात है कि किसान कब तक इनकी ट्रॉलियां मिल में पहुंचती हैं और गन्ना बिकता है, तब ये घर जा करके राहत की सांस लेंगे। जसवीर सिंह, जगह 24 न्यूज़, लक्सर। तो कुंभ मेला पुलिस द्वारा हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों को भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। कुंभ मेला पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान अपने आप में अनोखा और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। आज तक के इतिहास में हर की पैड़ी को जब भी भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान चलाया गया तो वह अभियान मात्र भिक्षुकों को पकड़कर भिक्षुक गृह में दाखिल करने तक ही सीमित रहा, जिसका परिणाम ये होता है कि पकड़े गए भिखारी भिक्षुक गृह की अभिरक्षा अवधि खत्म होने के बाद जैसे ही छूटते हैं तो वापस हर की पैड़ी पर आकर भिक्षावृत्ति में लिप्त हो जाते थे। लेकिन यह अभियान अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस की मानवीय पहल भिक्षा नहीं शिक्षा की अगली कड़ी के तौर पर चलाया गया और अभियान का उद्देश्य पकड़े गए भिक्षुक के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन लाना था जिससे कि वह भिक्षावृत्ति त्याग कर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित हो। तो अभियान का नेतृत्व संजय गुंजियाल पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला 2021 हरिद्वार को सौंपा गया। ऐसा है अपने तो कोई नहीं है आगे। ये तो आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिसे गरीब आदमी का बहुत सहारा कर रहे हैं और ये पुलिस वाले ने बहुत अच्छा किया है। थोड़ी देर के लिए आदमी को तकलीफ होता है, लेकिन ये काम जो है बहुत अच्छा हुआ। बीमारी से और हर एक चीज़ से ये काम अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा की बात है। हर की पैड़ी के आसपास जो भिक्षावृत्ति में लिप्त जितने भी बैगर्स है
उनको वैधानिक कार्रवाई के रूप में पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ दकड़ तो की है, लेकिन उसके मानवीय और सामाजिक पक्ष को देखते हुए हम लोग के द्वारा चाहे उन्हें अच्छे से भोजन कराने की व्यवस्था हो या उन्हें विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कपड़े दिए गए और सैलून के जो हमारे बार्बर्स या नाई है उनके माध्यम से उनको कटिंग कराना, गर्म पानी प्रोवाइड करके नहलाना और उन्हें जाड़ों को देखते हुए इनर देते हुए उन्हें कंबल भी वितरित कराया गया। और साथ में ऐसे बेगर्स जो कि काम करना चाहते हैं और रिमांड पीरियड पूरा होने के बाद अगर वो पुलिस के जो थाने चौकी बनते हैं वहाँ अस्थायी रूप से काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी हम लोग जैसे ही रिमांड पीरियड पूरा हो जाएगा अपने वहाँ रखेंगे। और इन सभी को हम लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया और जो लोग नेगेटिव आए उनको फिर ये सारी कार्रवाई की गई है और ये लगातार हम लोग अलग अलग एरिया में बीच बीच में करते रहेंगे। बात कर लेते हैं सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री की, जिसमें नाइट ड्यूटी पर एक कर्मचारी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई और घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर जब पुलिस पहुंची है, सूचना जब दी गई तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की है और आगे की कार्यवाही करने की कोशिश की। और ये भी आपको बताते चलें कि 1 जनवरी से लगातार सिडकुल रोड पर करीब 4 मौतें हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण रोड का चौड़ीकरण है, यानी कि उसे बनाया जा रहा था, काम वहां पर चल रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि करीब 4 किलोमीटर रोड पूर्ण रूप से टूटी हुई है और दुर्घटना का कारण बन रही है। जो है बेसिकली एक जो भूसे की गाड़ी है उससे एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली है और जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे इस एरिया में लगातार इस बार 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं जो कि विशेषकर सिडकुल एरिया जो काफ़ी चिंताजनक है। रोड कुछ टूटी हुई है, कुछ इंजीनियरिंग की डिफॉल्ट है, जिसके लिए आज पीडब्ल्यूडी की एक टीम को हमने पुलिस के साथ में लगाया ताकि उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं करें कि जहाँ जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं उनका क्या उपाय हो सकता है, क्या वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने हैं या इंजीनियरिंग चेंज करनी है, बोर्ड नए लगाने हैं, कुछ करने हैं, उस बारे में अभी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी इस सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे ताकि इस जो रोड में बार बार जो एक्सीडेंट्स हो उसको हम बंद करवा सकें। तो पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार मिलने के बाद पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य करने के लिए मिले प्रथम पुरस्कार और सम्मान को लेकर टकराव शुरू हो गया है। जहां एक और हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य करने के लिए दिनेशपुर नगर पंचायत को प्रथम पुरस्कार देते हुए वर्तमान चेयरमैन सीमा सरकार को प्रधानमंत्री व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से सम्मानित किया, जिसके बाद वर्तमान चेयरमैन सीमा सरकार द्वारा 10 जनवरी को एक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व चेयरमैन काबल सिंह ने भी अपने कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थक व आम जनता ने पूरे भारतवर्ष नगर पंचायत कैटेगरी में दिनेशपुर नगर पंचायत के प्रथम स्थान पर आने वाले जो श्रेय हैं उसमें पूर्व चेयरमैन काबल सिंह को देते हुए पूरा श्रेय उनको फूल मालाएं भी पहनाई और उन्हें सम्मानित भी किया। जनता आई है, हमें सम्मानित करने के लिए आई है क्योंकि हिंदुस्तान में नगर पंचायत दिनेशपुर भारतीय प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि जो भी मकान मेरे कार्यकाल में आए थे 1174 और जितने पैसे भी आए मेरे कार्यकाल में बटे, जो इस टाइम वर्तमान चेयरमैन है उनके कार्यकाल में खाली दूसरी किस्त 5 करोड़ 35 लाख रुपए आई है। और इसलिए मुझे बधाई देने आए हैं कि आपके चक्कर में अरे मकान भी बने और हिंदुस्तान में नगर पंचायत दिनेशपुर प्रथम आई है। ये मुझे बधाई देने मेरे भाई मेरे बुजुर्ग गण आए। तो कांग्रेस सेवा दल ने किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए बिंदुखता शहीद स्मारक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र दुर्गापाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदुखता शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसान बिल वापस लेने की मांग करते हुए बिंदुखता शहीद स्मारक से लेकर हल्दू चौड़ तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस सेवा दल की जो पूरे देश में किसानों के सम्मान में जो है पदयात्रा और संघर्ष यात्रा जो हमारी चल रही है, उसी के चरण में जो है आज 10 जनवरी हमारा बिंदुखत्ता से हल्दूचौड़ तक का जो है ये संघर्ष यात्रा का कार्यक्रम है। हम कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं
कि जो केंद्र सरकार ने जो बिल लेके काला बिल लेके आए हैं उसमें किसान जो कह रहे हैं कि जो आप मुंह से आप कह रहे हैं कि किसान मंडी खत्म नहीं होंगी, एमएसपी जारी रहेगी, तो किसान कह रहे हैं इसको कानून में शामिल करो। वो क्या गलत कह रहे हैं कि किसान आज पूरे देश में आंदोलित है और आज लगभग 35-40 दिन हो गए हैं। हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और उस बीच में जो लोग जिनकी शहादत हुई उनके लिए भी हम श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं। तो सेवा दल द्वारा आज शहीद स्मारक से एक किसान समर्थन यात्रा, किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जो यात्रा का एक शुभारंभ किया गया है, मैं इस अवसर पर सभी सेवा दल के कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र दुर्गापाल जी, चेयरमैन साहब रामबाबू मिश्रा जी, लालचंद सिंह जी, प्रमोद पवनी जी, हमारे भगवती बिष्ट जी सहित सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति, अपने कौरवजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, आज पूरा देश का किसान आज आंदोलित है। इसलिए है कि जो 3 कृषि कानून पास हुए हैं वह कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। तो रुड़की में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह करने के लिए शहर भर में एक रैली निकाली गई और इस दौरान युवा मोर्चा की रैली को भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप बत्रा ने झंडा दिखाकर रवाना किया। रैली डीएवी कॉलेज के मैदान से शुरू होकर सरस्वती विद्या मंदिर के मैदान में जाकर समाप्त हुई और इस मौके पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण होगा और आज देश शक्तिशाली देश हो चुका है और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार विकास की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को नई गति दी है। समर्पण यात्रा निकाली जा रही है और सभी में उत्साह है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो है अयोध्या में तैयार हो और सभी उसके लिए धन संग्रह के लिए आज रैली निकाली जा रही है ताकि सबका सहयोग हो और सभी इस यज्ञ में आहुति दें। तो इसके लिए आज डीएवी डिग्री कॉलेज से और आनंदपुर बारे तक रैली निकाली जाएगी और सभी भगवान राम के भक्ति में भाग ले रहे हैं और पूरा उत्साह है, लोगों में पूरा जोश है और जय श्री राम के नारे जोरदार लग रहे हैं। चल रहा है और जो यातायात के नियमों के सभी नियम के पालन किया जा रहा है। अनुशासन में रैली निकाली जा रही है और सभी कार्यकर्ता हैं और जय श्री राम के भक्त हैं और सभी ने हेलमेट भी पहना है और मास्क भी लगाया और सभी का लाइसेंस कागज सब मौजूद है। बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। डोईवाला में पत्रकारों और कोतवाली पुलिस के बीच मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन किया गया। सिमलास ग्रांट में अश्मित क्रिकेट ग्राउंड पर ये खेले गए मैत्री मैच में पुलिस ने पत्रकारों को 6 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया और मैच के मुख्य अतिथि जो थे वो मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार और राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने भी यहां पर शिरकत की। तो नए साल के मौके पर पुलिस टीम के साथ मैच खेल कर यहां पत्रकारों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो बना दिया था, यानी कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का संदेश दिया गया। तो वहीं इस मैत्री मैच से पुलिस और पत्रकारों से संबंध रखते हुए पूरी तरह से यहां पर काम करने की कोशिश की गई और आपसी संबंधों को भी सुधारने की कोशिश की गई और मैच का उद्घाटन सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार और राज्य मंत्री करण वोरा ने संयुक्त रूप से किया। तो बागेश्वर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर डॉक्टरों के बिना बताए अवकाश पर जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निरीक्षण के दौरान डीएम को अस्पताल में तमाम अव्यवस्थाएं देखने को कहा और इस दौरान लंबी छुट्टियों पर गए हुए डॉक्टरों की कारगुजारी पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई है और 5 डॉक्टर और 4 कर्मचारियों का एक ही दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दे दिए। उन्होंने दवा स्टोर और ओटी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे रूम और इमरजेंसी आदि का निरीक्षण भी किया और डीएम ने सीएमएस को फटकार लगाते हुए जिला अस्पताल में फैली हुई अव्यवस्थाओं में सुधार लाने को भी कहा। तो लालकुआं में अवैध रूप से लकड़ी चिरान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम देने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। लकड़ी की अवैध कटाई पर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले अब वन विभाग की नजर से नहीं बच सकेंगे। इसी के चलते वन विभाग ने आज नगर की एक आरा मशीन में छापेमारी कर अवैध 20 गिल्टों से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उसे सीज कर दिया। प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मुखबिर के हवाले से पूरी तरह से सूचना मिली थी कि नगर की एक आरा मशीन में अवैध चिरान हो रहा है और जिस पर उन्होंने टीम गठित कर कार्यवाही के निर्देश दे दिए। निर्देश दे दिए।
आज जो है लाल कुआं जो मशीन है आरा मशीन, यहाँ पे कोई जो है एक ट्रैक्टर और कोई अवैध जो है शीशम और सागौन की लकड़ी है, ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन मिला था। तो तत्क्रम में जो एक स्पेशल टीम गठित करके जो है यहाँ पे एक छापा मारा गया और जहाँ से एक ट्रैक्टर और लगभग 20 लट्ठे हैं सागौन शीशम के, वो बरामद किए गए हैं। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब जनरली हमारे इस पूरे टोटल प्रभाग में जो है अलग अलग जगहों से मिलने को आ रही है और जब जब इस तरह का जो है कोई भी अवैध पातन का जब वो हो रहा है तो हम उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और स्पेशल टीम्स गठित की जा रही हैं। किस तरीके अभी तो जो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है, जो मालिक है, एक तो उसका जो है उसके खिलाफ जो है केस काटा जाएगा, प्लस जो मशीन वाला है जिसके प्रांगण में ये जो है ये मिला है उसका जो है स्टॉक का जो है चेकिंग की जा रही है और भी स्टॉक की चेकिंग की जा रही है। उसकी संलिप्तता मिलती है तो उसके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच जो है उसके आदेश दे दिए गए हैं और इंक्वायरी में कोई और भी संलिप्त अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि अभी अगर इंक्वायरी में जो है कोई भी अगर इंसान का जो है वो मतलब जो है संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।